लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 358 और 359, इसकी जो वर्तमान पोजीशन है कैसे कैसे आई है, क्या बातें शुरुआत में हुई, क्यों आखिर 358 और 359 वर्तमान स्वरूप में इनेक्ट है। जो वर्तमान स्वरूप है वो तो अभी बात ही नहीं की उसकी, जो वर्तमान स्वरूप है वो तो है ही है, लेकिन हम लोग शुरुआत से बात कर रहे थे और बात यह आई थी कि 3 नवंबर 1962 को 26 अक्टूबर 1962 को जो प्रथम आपातकाल लगा, उसे देखते हुए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये जारी किया गया। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के आधार पर नागरिकों के 14, 21, 22 जो मूल अधिकार है, इनको प्रवर्तित कराने का अधिकार ये सस्पेंड किया गया। किसके लिए? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंतर्गत बने हुए जो नियम है और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो दिए गए आदेश, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के लिए 14, 21, 22 सस्पेंड हो गया। यानी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी और उससे किसी व्यक्ति का अनुच्छेद 14, 21 या 22 इसके द्वारा गारंटीड फंडामेंटल राइट ये वायलेट होता है तो वो किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, क्योंकि अनुच्छेद 359 जो तत्कालीन था वो यही कहता था कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा उस समय जिस समय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, नागरिकों के कोई भी मूल अधिकार सस्पेंड कर सकते हैं, ये नहीं, किन्हीं भी मूल अधिकारों का प्रवर्तन ये स्थगित कर सकते हैं। ये 359 की भाषा थी। तो उस भाषा के आधार पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और उसके अंतर्गत बने नियम और आदेशों के संदर्भ में 14, 21, 22 सस्पेंड किए गए और 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता था। 19 के बारे में यह था कि जब भी आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, ठीक है, जब भी आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, मीनिंग देयर बाय कुछ भी अन्य करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में आई, तत्काल राज्य को उस प्रकार की कार्यपालिकी कार्यवाहियां और उस प्रकार की विधायी कार्यवाहियां करने की ताकत मिल जाती थी जो संविधान में अनुच्छेद 19 के मौजूद होने के कारण उसे सामान्य दिनों में प्राप्त नहीं रहती थी। जैसे ही आपातकाल लगा, वैसे उसे उस प्रकार की विधायी कार्यवाहियां और उस प्रकार की कार्यपालिकी कार्यवाहियां ये करने की ताकत भी प्राप्त हो जाती थी। उसके लिए कुछ और विशेष करने की जरूरत ही नहीं। और जब तक आपात चलेगा तब तक उन्हें इस प्रकार की शक्ति प्राप्त रहती थी। ये 358 था। तो 358 बहुत रिलीवेंट नहीं हुआ, ठीक है। जो 1962 का आपातकाल है जिसमें मक्खन सिंह डिसाइड हुआ 1964 में, उसके दृष्टिकोण से देखें तो 358 बहुत महत्व की बात नहीं रही। जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत 14, 21, 22 ये सस्पेंड हुआ था, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को आगे बढ़ाने में योगदान किया और ये तय किया इस आपातकाल में कि आपातकाल में भी जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित करने वाला आदेश ये जारी किया जाएगा, तब नागरिक यदि अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन
ये किसी कार्यपालिकी या विधायी कार्यवाही से पाते हैं तो क्या उन्हें कोई अनुतोष उपलब्ध हो सकता है? क्योंकि अनुच्छेद 32 वो तो सस्पेंड हो गया, क्योंकि 359 यही कहता है। 359 हमने कल भी चर्चा की, मूल अधिकार को स्थगित नहीं करता, प्रवर्तन स्थगित कर देता है। और जब प्रवर्तन स्थगित कर दिया तो आप जाएंगे कैसे? ठीक है, मूल अधिकार है, लेकिन वायलेट हुआ तो आप करेंगे क्या? क्योंकि जहां से आपको अनुतोष मिल सकता है वहां आप जा ही नहीं सकते। तो जब जा ही नहीं सकते तो प्रैक्टिकली देखें तो मूल अधिकार नहीं है ऐसा दिखाई देता है। तो मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब उन स्थितियों की चर्चा करेगा जिन स्थितियों में अनुच्छेद 32 स्थगित भी हो जाए तब भी आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके, उन स्थितियों की चर्चा करेगा। और इसीलिए मक्खन सिंह जुडिशियल क्रिएटिविटी का फाइन एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन उदाहरण है जुडिशियल क्रिएटिविटी का। और हम तो ऐसा मानते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये कहीं किताबों में नहीं लिखा और ना हो सकता विद्वान इसे मानते भी ना हो, कि 1964 में जो मक्खन सिंह उन्होंने डिसाइड किया, ये संभवतः रिएक्शन है वो जो राइट टू प्रॉपर्टी पर चल रहा था, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो वही था, जजेस तो वही थे, जो तुम वहां कर रहे थे संभवतः उसका रिएक्शन यहां दिख रहा था। तो मक्खन सिंह पहली बार प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज किया गया। कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन को? जो कल हमने कहा था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियम, जो नियम बनाए गए थे उनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी भेजा जा सकता था। और आपको यह बताया गया था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में नियम बनाए गए थे कि आपका सिविल डिफेंस, डिफेंस ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ पीस इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, इसेंशियल कमोडिटीज का जो आपूर्ति है, उसका जो प्रदाय है वो समाज में बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने संबंधी नियम बनाए गए थे। ये आपको कल कहा था और आपको बताया था कि 31B एक नियम था जिसके मुताबिक डिफेंस ऑफ इंडिया के अंतर्गत अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्ति को उपलब्ध रहने वाले मूल अधिकार और सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। जो अनुच्छेद 22 में 4 से 7 तक लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्ति को ग्राउंड्स जिनके आधार पर उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है वो दिए जाएंगे। ये उस व्यक्ति को जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है उसे ये आधार नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उसका मामला एडवाइजरी बोर्ड द्वारा विचारित नहीं किया जाएगा। उसके मामले पर विचार 2 ऑफिसर्स की बॉडी करेगी जो गवर्नमेंट के ही ऑफिसर होंगे। एडवाइजरी बोर्ड, आप जानते हैं एडवाइजरी बोर्ड बताया हमने अनुच्छेद 22 में कि उच्च न्यायालय उसके किसी वर्तमान न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति उन्हीं की अध्यक्षता में गठित होता है। और यह एक स्वभावगत बात होती है कि कानून की पढ़ाई जो करेगा वो कितना भी बदतमीज क्यों ना हो जाए, कितना भी बदतमीज क्यों ना हो जाए,
लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में एक युक्ति संगतता आ ही जाती है। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव के लोगों में नहीं होती। वो तो हमेशा इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि कैसे आपका काम न करें। और ये हम नहीं करें, अभी गवर्नर आई थी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत में, उसमें उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी अपनी इस मानसिकता को बदलें कि जैसे कोई उनसे कुछ मांगने आए वो इस प्रयत्न में लग जाते हैं कि कैसे न दें। आप कभी चले जाओ किसी सरकारी अधिकारी के पास, वो सबसे पहले इस प्रश्न में लगेगा कि आप जो मांग रहे हो वो कैसे मना कर दें, क्या तरीका निकालें। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिव्यू करेंगे, हाई कोर्ट यानी एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू नहीं करेगा उसके मामले को। और आपसे यह भी अनुच्छेद 22 पढ़ाते समय बात हुई थी कि हर प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून में क्या रहता है, मैक्सिमम अवधि दी होती है कि अगर व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना जरूरी है, ऐसा एडवाइजरी बोर्ड कहे भी तो भी ये मैक्सिमम टाइम है, इतने तक ही उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, क्योंकि उसने कोई अपराध किया नहीं है। आप उसे दांडिक निरोध में नहीं भेज रहे हो, प्यूनिटिव डिटेंशन में नहीं है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। आप ऐसा मानते हो कि उसके कार्यों से समाज को नुकसान हो सकता है, और आपकी मान्यता सही भी हो सकती है और आपकी मान्यता गलत भी हो सकती है। और चलो युद्ध के समय में हम आपकी ही मान्यता को ठीक मान लें कि चलो आपको ऐसी ताकत होनी चाहिए, फिर भी आप देवता नहीं हो, आप आदमी ही हो, और आदमी होने के नाते जो मानवोचित दोष हैं उनसे आप ग्रसित होंगे ही। किसी से आपको राग होगा तो किसी से द्वेष होगा, और अगर आपने द्वेष के कारण किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज दिया जबकि उसका कोई दोष नहीं, यानी उसका कोई काम ऐसा नहीं है जिसके आधार पर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा जाए, तो उसके मामले को किसी निष्पक्ष व्यक्ति के सामने रखा तो जाना चाहिए। भाई आप ये कह रहे हो कि इसके कार्यों से खतरा है, और वो कहता है ही नहीं, सही आप भी हो सकते, सही वो भी हो सकता, तो एक निष्पक्ष व्यक्ति के सामने आना तो चाहिए। इसीलिए एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया कि एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म कर दे, ठीक अब आप रखो। यद्यपि यह भी हो सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड गलत कहता हो, लेकिन फिर भी चलो हम विश्वास कर लेते हैं कि कम से कम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने लायक व्यक्ति होगा तो कुछ तो ठीक करेगा ही। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और वही गवर्नमेंट हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखेगी, और उसी गवर्नमेंट के अधिकारी मेरा रिव्यू करेंगे, तो वही मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ठीक है, तो क्या मेरे हक में फैसला देगा? जब हमारा कातिल ही हमारा मुंसिफ है तो मतलब ही क्या बचा? और ये ड्रास्टिक अमेंडमेंट 1962 का आपातकाल लागू करने से पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में किए गए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पहले से मौजूद था, उसे अमेंड करके ये शक्तियां हासिल की गई। खैर, युद्ध का समय, ये अमेंडेड वर्जन लाया गया, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है कि कब तक उसे आपात के कारण से प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा, जबकि उसने कुछ नहीं किया। आपकी मान्यता सिर्फ इतनी है, और आपकी मान्यता है तो कम से कम एक निष्पक्ष व्यक्ति के सामने उसका मामला रखा तो जाना चाहिए। और निष्पक्ष व्यक्ति कर क्या लेगा? चलिए मामला रख दीजिए, आप मेरे सामने ले आए, हम कैसे डिसाइड करें जब ग्राउंड ऑफ डिटेंशन आप देंगे ही नहीं? भाई ग्राउंड ऑफ डिटेंशन तो आप दें, तभी तो हम तय करें। कि आप कहते हो कि ये लालिमी चौराहे पर लड़े थे, इस वजह से इनके कार्यों को खतरा है, तो ये बताओ तो कि तुम ये क्यों कह रहे हो? तुम कह रहे हैं इन्हें प्रिवेंटिव क्योंकि इनके कार्यों से
लोक शांति को खतरा है। हम पूछ रहे क्या किया है इन्होंने, तो तुम कह रहे वो तो हम बताएंगे ही नहीं। भाई आप आधार ही नहीं दोगे तो अगर एडवाइजरी बोर्ड के सामने चला भी जाए मामला तो होगा क्या? ठीक है, तब भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने दोनों बातें खत्म कर दी, सप्लाई ऑफ ग्राउंड्स ये भी नहीं होगी, ठीक है, ग्राउंड्स भी नहीं दिए जाएंगे और एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष भी नहीं जाएगा और मैक्सिमम टाइम लिमिट भी आप बताएंगे नहीं कि कब तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखेंगे। ये स्थिति 31B में निर्मित की गई है, ठीक है, 1962 में यह मसला चैलेंज हुआ। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब कोई बात कहनी आप शुरू करते हो, ये सामान्य जीवन की भी बात है, उस समय आपके तर्क बहुत पैने नहीं होते और पैने न होने की जो वजह होती है, क्योंकि सामने से जब काउंटर अटैक होता है तब दिमाग काम करना शुरू करता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि कोई बात ही नहीं, क्या है, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप कोई बात कहते हो और उसे काउंटर किया जाता है, तब काउंटर करने वाले का जो तर्क है उसे काटने के लिए आपका दिमाग काम करना शुरू करता है। यह बहस का सामान्य नियम है। तो मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें पहली बार प्रिवेंटिव डिटेंशन चैलेंज हुआ और उसमें जो तर्क पकड़ा गया वो सामान्य गोलकनाथ में लिया गया तर्क और यह कहा गया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो जारी किया जाएगा वो कार्यपालिकी ताकत में जारी किया जाएगा। ठीक है भाई, कार्यपालिकी ताकत में ही तो जारी करेंगे आप, और कौन सी ताकत है? और कार्यपालिकी शक्ति उन्हीं विषयों पर प्राप्त है जिन पर विधायी शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो आप के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया, ये अनुच्छेद 13(3) में जो विधि की परिभाषा दी गई है, ठीक है, वहां इंक्लूसिव डेफिनेशन विधि की दी है, एक्सक्लूसिव नहीं दी कि यहां जो लिखा है यही विधि होगी, नहीं, ये नहीं लिखा है। वहां ये लिखा है 13(1) तो संविधान से पूर्व की विधियों की बात करता है, 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के लागू होने के बाद विधियां क्या समझी जाएंगी उनकी बात करता है, और 13(3) विधि की डेफिनेशन देता है। 13(3) में यह लिखा है कि भाग 3 के लिए ये विधियां समझी जाएंगी, और जो भाषा वहां है वो भाषा उसका नेचर इंक्लूसिव कर देती है, प्रकृति उसकी कैसी कर देती है, समावेशी। वो तो ही है, निश्चेषी नहीं है वहां, एक्सक्लूसिव नहीं है वहां कि सिर्फ यही, ऐसा नहीं है, ये भी और भी, ऐसी भाषा वहां प्रयोग हुई है अनुच्छेद 13 में। तो यह कहा गया कि 13(3) में जो विधि के उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण मात्र है, सिर्फ वही विधि है ये नहीं है। तो आपने जो ये किया है ये भी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां एक्सक्लूसिव डेफिनेशन तो दी नहीं, इंक्लूसिव दी है। तो आप ये जो कर रहे हो ये भी, यानी आप ये जो कर रहे हो मीनिंग दर 359 में जो आपने आदेश जारी करके 14, 21, 22 को सस्पेंड कर दिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के संबंध में यह भी कानून माना जाएगा, और कानून माना जाएगा तो 13(3) लागू हो जाएगा कि कोई विधि लागू ही नहीं हो सकती अगर वो फंडामेंटल राइट्स पर विपरीत प्रभाव डालती है। एक बड़ा सिंपल आर्गुमेंट पकड़ा गया और जिसे काउंटर कर देने में कोर्ट को भी कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। कोर्ट ने सीधे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जो निर्वचन का स्वर्णिम सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो सिद्धांत है कानून के, वो लागू किया। ठीक है,
निर्वाचन का स्वर्णिम सिद्धांत। ठीक है, कैसे करेंगे? हार्मोनियस निर्वाचन होगा, यानी आप निर्वाचन ऐसे करेंगे, अगर दो उपबंध अधिनियम में विरोधी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि दो उपबंध परस्पर विरोध में है, तो आप ऐसा अर्थान्वयन करेंगे कि दोनों पर्याप्त रूप से प्रभावी रहे, और अगर उनमें से एक प्रोविजन अपने प्रभाव और प्रकृति में सामान्यता लिए हुए, जनरलिटी लिए हुए है, यानी वो सामान्य स्थिति की बात करता है, और दूसरा प्रोविजन जो है वो एक्सक्लूसिव बात करता है, एक विशेष दशा की बात करता है, तो आप ऐसा मान लेंगे कि वो प्रोविजन जो सामान्य स्थिति की बात करता है वो उस विशेष स्थिति में लागू नहीं होगा, जिस विशेष स्थिति के लिए अलग से प्रोविजन बना दिया गया। जैसे कहते ना, ये पार्टी वियर है और ये डेली वियर है। जो डेली वियर है वो आप पार्टी वियर पार्टी में नहीं पहन सकते, और जो पार्टी वियर है वो डेली वियर नहीं हो सकता। वियर दोनों हैं, ऐसा नहीं कि दोनों कपड़े नहीं, कपड़े तो दोनों हैं, लेकिन एक विशेष मौके पर पहने जाने योग्य है और एक सामान्य तौर पर, सामान्य दिनों में। हमने आपसे बार बार कहा कि जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है, जो परिवार को चलाने के नियम है, जो समाज को चलाने के नियम है, वही राष्ट्र को चलाने के नियम है। तो निर्वचन का एक सामान्य सिद्धांत है, उनका 13 सामान्य स्थिति के लिए है, और 359 विशेष रूप से आपातकाल की बात करता है। तो आपातकाल एक विशेष स्थिति है, विशेष दशा है। इसका मतलब आपातकाल में अगर प्रेसिडेंट को कोई राइट दिया गया है तो उस समय प्रेसिडेंट जब अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे तो 13 लागू नहीं हो सकता, क्योंकि 13 सामान्य दशा के लिए है। जब आपात न हो, आपात स्पेशल पोजीशन है, विशेष स्थिति है, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है। जब घर में कोई समारोह है तब आप डेली वियर पहनकर खड़े नहीं हो सकते, अगर खड़े होंगे तो लोग टोकेंगे, और सामान्य दिनों में अगर पार्टी वियर पहनकर खड़े होंगे तो लोग टोकेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों बातें अलग अलग हैं, और जब आपात की दशा है तब वो जिन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं तो उन पर 13 की बात लागू ही नहीं हो सकती। इसलिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर ठीक, जो उन्होंने अनुच्छेद 359 में जारी किया, और जो वो जारी किया और वो ठीक है, तो आपका तो प्रवर्तन 14, 21, 22 का स्थगित है। आप आई कैसे जाओगे हमारे सामने? ठीक है, और योर पिटीशन इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड, हेंस योर पिटीशन इज, ठीक है, रिजेक्टेड। ये आदेश हो गया। तो न उन्होंने बहुत शानदार कोई तर्क पकड़ा और न कोर्ट को उस तर्क को काउंटर करने में कोई कठिनाई हुई। लेकिन मक्खन सिंह, दैट वाज अ फाइन जुडिशियल, ठीक है, आपका जो उसकी जुडिशियल क्रिएटिविटी जो है वो वाकई देखने लायक। मक्खन सिंह में क्या हुआ, हाई कोर्ट यहां आए, उच्चतम न्यायालय में नहीं गए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जाएंगे कैसे, जाओ कैसे? 359 है ही नहीं, 359 है ही नहीं, मीनिंग देर बाद 359 ने रास्ता रोक दिया। 359 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी है, ठीक है, कि 14, 21, 22 स्थगित हैं। स्थगित मीनिंग देर बाद उनका प्रवर्तन स्थगित है, उनका प्रवर्तन स्थगित है। वो हैं लेकिन आप लागू नहीं करा सकते, और किसी भी फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए आपको जाना तो उच्चतम न्यायालय है। और जो 359 की भाषा है वो क्या है कि यदि आपात की स्थिति प्रवर्तन में है और राष्ट्रपति ने अपने आदेश के द्वारा किन्हीं मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया है, मीनिंग देयर बाय उनका प्रवर्तन स्थगित कर दिया है, उनका इन्फोर्समेंट स्थगित कर दिया, तो उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने लिखा, इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यू कैन नॉट प्रेजेंट ए पिटीशन, मीनिंग दैट बाय यू कैन नॉट गो बिफोर एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप 32 में आओगे कैसे भाई, उच्चतम न्यायालय आओगे कैसे? और 226 में भी
फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए कैसे आ जाओगे भाई? फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए तो आ नहीं सकते, क्योंकि प्रवर्तन स्थगित है। और एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, तो एनी कोर्ट ऑफ इंडिया में तो हाई कोर्ट भी आ गया। तो फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए न तो उच्च न्यायालय आ सकते हो और न उच्चतम न्यायालय, दोनों जगह नहीं जा सकते, बिल्कुल रास्ता बंद है। और ऐसे में मक्खन सिंह को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। अब ऐसे में रास्ता निकालना है, और इसी को वकालत कहा जाता है। और ये बिना पढ़े नहीं आती। इसमें रास्ता निकाला और ये कहा कि अनुच्छेद 226 में ठीक उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि वहां रास्ता ही एक है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 वो स्थगित है, जा ही नहीं सकते। इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, बिफोर एनी कोर्ट ऑफ इंडिया जा ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कहा 226 में लिखा है कि यू कैन मूव बिफोर द हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। तो वहां केवल फंडामेंटल राइट के लिए हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 226 में अन्य उद्देश्यों के लिए जा सकते हैं, और अन्य उद्देश्यों के संबंध में भी उच्च न्यायालय को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो उन्हें फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के संबंध में प्राप्त हैं, ठीक वही शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए हम लोगों ने जो सीआरपीसी पढ़ी थी उसमें एक सेक्शन आ रहा था, मेरा ख्याल है 97 था, क्योंकि 98 तो विवाहित महिलाओं से संबंध में था, 27 ही था। जो उस समय जब ये डिसाइड हो रहा है, क्योंकि सीआरपीसी अमेंड हुई थी 1973 में और अब पुनः अमेंड हुई, ठीक है, कौन तो 1 जुलाई 2024 अब फिर अमेंड हो गई। तो 1973 में अमेंड हुई। उस समय वो सेक्शन जो 1973 के बाद 97 हुआ था, उस समय 491 था, और उसमें यह लिखा है 97 में कि यदि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखा गया है, ठीक है, यानी उसे परिरोध में रखने के लिए कोई न्याय संगत आधार उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो अब तो वहां 1973 में लिख गया था एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो उसे छुड़वा सकता है। उस समय यह लिखा था कि उच्च न्यायालय ही, ठीक है, छुड़वा सकता है, यानी उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। 491 में जब लिखा है कि उच्च न्यायालय छोड़ सकता है, तो छोड़ सकता है, अपने आप भी छोड़ सकता है और किसी का आवेदन करने पर भी छोड़ सकता है, मीनिंग देयर बाय यू मे अप्लाई बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी, ठीक है ना, टू गेट रिलीज्ड इफ यू आर डिटेन्ड बाय एनी अथॉरिटी इलीगली एंड इम्प्रॉपरली, ठीक है ना। चूंकि संविधान के लागू होने के बाद इलीगल डिटेंशन की दशा में एक ज्यादा प्रभावी और ज्यादा सस्ता उपाय बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से लोगों को मिल गया था, इसलिए 491 की कोई वैल्यू वक़्त नहीं बची थी, ठीक है ना। और आज भी सेक्शन 97 की कोई वैल्यू वक़्त नहीं है। और आपसे प्री में यह भी पूछा जाता है, हमें तो सीआरपीसी याद है, बीएनएसएस बताइए आपको जरूर, लेकिन उसके प्रोविजन हमें याद भी नहीं हुए और हम करेंगे भी क्या आप याद करके, वो आप देखो। तो सेक्शन 97 का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस हो, उसके बारे में आपसे पूछा भी ये जाता है प्री में कि सब सीआरपीसी या बीएनएसएस में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान है। तो पूर्व में वो सेक्शन 97 और वर्तमान में 97 का करस्पॉन्डिंग जो भी होगा बीएनएसएस। तो सेक्शन 491 इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया। कहा कि भाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यही तो कहता है कि जस्ट टू प्रोटेक्ट माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 21 एंड 22 आई कैन नॉट मूव बिफोर एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हम अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए नहीं आए, ठीक है, हाई कोर्ट
हम अपने फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए आए नहीं। अब देखिए यहीं पर ज्यूरिस्प्रूडेंस अनिवार्य हो जाता है। जब हमने आपसे फंडामेंटल राइट पर बात शुरू की थी और जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पर हम बात कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि आदमी स्वतंत्र आया है दुनिया में, उसे स्वतंत्रता किसी ने दी नहीं है। और अगर स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी है उसे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्वतंत्रता का आंदोलन है वो पूरी तरह अवैध और ठीक है इलीगल है, क्योंकि संविधान तो था नहीं स्वतंत्रता संग्राम के समय। तो हमें स्वतंत्रता न भारत के संविधान ने दी, ठीक है, और न किसी अथॉरिटी ने दी। हम स्वतंत्र पैदा हुए और यही तिलक कहते थे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, हमारा जन्म हुआ इससे सिद्ध है कि हम स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता हमें किसी 21 ने नहीं दी, स्वतंत्रता हमें किसी 22 ने नहीं दी, स्वतंत्रता हमें किसी 14 ने नहीं दी। ठीक है ना, करते रहिए आप स्थगित। अगर आपने हमें इलीगली डिटेन किया है, मीनिंग देयर भाई आप सिर्फ कह रहे हो कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो नियम और आदेश बनाए गए हैं, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो आदेश और नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर आपको डिटेन किया जाना यह उचित है। ये सिर्फ आप कह रहे हो, वास्तव में उचित नहीं है, वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इसके अंतर्गत बनाए गए नियम क्या कह रहे हैं कि आप हमें डिटेन कर सकते हो यदि हमें डिटेन करने से डिफेंस ऑफ इंडिया हो रहा हो, इंडिया के सिविल डिफेंस को फायदा हो रहा हो। ठीक है, हम जो मिलिट्री ऑपरेशन है, सैन्य संचालन है पूरे देश में, उसे करने में कोई बाधा पैदा कर रहे हो, आवश्यक वस्तु जो आवश्यक वस्तु है समाज में उनका जो सप्लाई है वो हम रोक रहे हो, तब आप कर सकते हो ना। हमें आपको आधार दिए हैं ना डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में कि अगर ये गड़बड़ हम कर रहे हैं तो आप हमें बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कुछ कर ही नहीं रहे और तुम सिर्फ हमसे जलते हो, इसलिए तुमने ये कहकर कि ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में बंद होने लायक व्यक्ति हैं और हमें उठाकर बंद कर दिया। तो आपने इलीगली हमें डिटेन किया है, आपने हमें इम्प्रॉपरली डिटेन किया है। और मक्खन जी का कहना है कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, हमारे साथ यही हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये हमारे साथ ये हुआ तो हम शिकायत कैसे करें? ठीक है ना, क्योंकि हुआ, हम कहते हैं मेरे साथ ये हुआ, दावा मेरा भी ठीक हो सकता है, दावा आपका भी ठीक हो सकता है। ठीक है, दोनों बातें हो सकती, लेकिन मसला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक तो जाए। हार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में, ये चले हार्ट यही कहता है कि प्रिमिटिव जो सोसाइटीज हैं वहां मान्यता का नियम ये हो सकता है, लेकिन मान्यता के नियम का जो विकास है ये नहीं होता। यानी मान्यता के नियम में न्याय निर्णय संबंधी नियम ये आदि शामिल नहीं होते। यानी अगर ये कभी सवाल उठ जाए कि आखिर अमुक विधिक समाज में मान्यता का नियम क्या है, तो ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं होती जो ये बता सके कि मान्यता का नियम ये है। जैसे यहां सवाल उठ जाए हिंदुस्तान में कि अमुक चीज कानून है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट है, बताएगा कानून है या नहीं है। ठीक है, यानी न्याय निर्णयन के सिद्धांत हैं। दो लोगों में झगड़ा है और वो झगड़ा स्वयं स्टेट से भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टेट का कार्यकारी अंग है सरकार, और जब स्टेट से झगड़ा होता तो सरकार से झगड़ा हो रहा होता, क्योंकि कार्यकारी अंग वही है। भाई तुम हमसे झगड़ोगे तो मेरे हाथों से ही तो झगड़ोगे, ठीक है, मेरे दिमाग से तो नहीं झगड़ोगे। यद्यपि मेरे हाथ दिमाग के निर्देश के मुताबिक ही चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो प्रत्यक्ष झगड़ा मेरा आपसे हो रहा होगा वो तो हाथों से हो रहा होगा। तो यही सरकार से झगड़ा दिखाई देता है, इनफैक्ट वो स्टेट से झगड़ा होता है। ठीक है ना, अब सवाल ये है कि कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि सही ये भी हो सकते हैं और सही सरकार भी हो सकती है। भाई सरकार भी तो सही हो सकती है, लेकिन सवाल ये है
कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक जाए कैसे। जाने का तो रास्ता बंद है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, यू कैन नॉट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ इंडिया जस्ट टू इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 21 एंड 22। ये रास्ता बंद है, ठीक है ना। और मक्खन सिंह का जो तर्क है वो ये है कि आपने 14, 21, 22, ठीक है, इसके प्रवर्तन को स्थगित कर रखा है, ठीक है। मीनिंग देयर बाय 14, 21, 22 स्थगित हैं, अर्थात विधि, ठीक है, और विधि की प्रक्रिया, इसके बिना, ठीक है, अगर हमें डिटेन किया गया है, ठीक है, तो हम नहीं जा सकते वहां तक, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 14, 21, 22 ये रोके गए हैं, तो हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, और फिर भी हमने कुछ किया नहीं, मीनिंग देयर बाय ऐसा कुछ नहीं किया जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के इन आधारों को आकर्षित करता हो, फिर भी आपने उठाकर हमें अगर जेल भेज दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो मेरा मामला बनता है तब 14, 21, 22 के वायलेशन का मामला नहीं है, 14, 21, 22 के वायलेशन का मामला नहीं है। हम इस आधार पर नहीं जा रहे कि ग्राउंड ऑफ डिटेंशन आपने हमें नहीं दिया, ठीक है, ये भी तो 22 का वायलेशन है, या आप मैक्सिमम लिमिट नहीं बता रहे, हमारा मामला एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष नहीं रख रहे, ये 14, 21, 22 का वायलेशन है, लेकिन इसके आधार पर हम आ ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में ये जो आधार आपने बताए हैं उनको किसी प्रकार आकर्षित करता हो, हमने कुछ नहीं ऐसा किया, और आप कहते हो किया है, तो हमारा मामला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक आना चाहिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक आने का रास्ता बंद है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के कारण, यही तो सिचुएशन है। अब इसमें रास्ता निकला कि ठीक, हम 14, 21, 22 में आए ही नहीं, हम 491 सीआरपीसी में आए, क्योंकि 491 सीआरपीसी ये कहती है कि अगर आपको इलीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन किया गया है तो आप उच्च न्यायालय से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अनुच्छेद 226 में भी नहीं आए हैं, हम 226 में नहीं आए, ठीक है, हम सीधे 491 सीआरपीसी में आए, ठीक है। और अगर आज ये स्थिति हो तो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है, उससे जो ऑर्डर होगा उसका रिवीजन हम फाइल कर देंगे हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में जो डिसाइड होगा तो सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी, स्पेशली पिटीशन, इससे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हम सीधे 32 में नहीं जा सकते, बस इतना ही तो फर्क है, और क्या है भाई। 32 में सीधे हम नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट को चूंकि बहुत महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए सीधे उच्चतम न्यायालय का विकल्प आपको रखा गया 32 में कि आप सीधे वहां पहुंच जाओ, बस सीधे नहीं जा सकते। यही तो हुआ, प्रक्रिया ही तो बढ़ गई। अब देखिए कितना फाइन ढंग से वकीलों का तर्क है, और कितना फाइन इस पर जजमेंट आएगा। तो उनका हम 491 सीआरपीसी में आए हैं, ठीक है, हम इसमें नहीं आए, 224 में आए नहीं, क्योंकि आपने इलीगली और इम्प्रॉपरली हमें डिटेन किया है, ठीक है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये बात आपकी नहीं मानेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह कहा गया है कि 14, 21, 22 इसके द्वारा जो गारंटीड फंडामेंटल राइट है उन्हें प्रवर्तित कराने के लिए आप किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं जाएंगे। आप जो कुछ कह रहे हो ये तत्व में 14, 21, 22 को ही प्रवर्तित कराने का हक है, ठीक है। आप 14, 21, 22 का ही प्रवर्तन मांग रहे हो तत्व में, बात यह है।
इसलिए ये तो बात आपकी नहीं मानेंगे। ठीक है, आप घुमाकर आ गए, ये नहीं। ठीक है, आप 226 में नहीं आए, आप 32 में नहीं आए, लेकिन आप जो कर रहे हो, आप जो कह रहे हो, वही गधे का नाम गाय रख देंगे तो गधा गाय तो नहीं होता। ठीक है, आप कुछ भी कहना शुरू कर दो तो इनफैक्ट इन टोटल जो आप मांग रहे हो वो तो 14, 21, 22 का ही परिवर्तन है, इसलिए तो नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात कोर्ट ने कही और वो बहुत शानदार है। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि नियम या कानून जैसे बनना चाहिए, यदि वैसे बना है तभी तो वो नियम और कानून है। ठीक है, जैसे नियम और कानून को बनना चाहिए वैसे बनेगा तभी तो नियम और कानून है, अदरवाइज तो नियम और कानून नहीं है। ठीक है, तो कानून कैसे बनेगा, उसकी विधायी प्रक्रिया कहां दी गई, 107 से लेकर, और आप देखते हैं 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी ठीक उच्चतम न्यायालय के संगठन 124 से ठीक पूर्व तक वो प्रक्रिया वर्णित, और 106 तक आपको मालूम है, 101 से 106 तक पार्लियामेंट के सदस्यों के विशेषाधिकार ये वर्णित। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो विधायी प्रक्रिया है उससे जब कुछ बनेगा तभी तो कानून है। कानून कब है, जब विधायी प्रक्रिया से तो बने, कुछ भी तो कानून नहीं हो सकता। अच्छा, कानून जब आप बनाएंगे तो हमने आपसे कई बार चर्चा की कि कानून कौन बनाता, विधायिका, और विधायिका एक बहुत व्यस्त निकाय है, उसे लगातार कानून बनाना पड़ता है और लगातार कानून की जरूरत है, तो वो बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त, उन पर समय नहीं होता। और आपको कई बार हमने ये भी बताया कि कई बार विषय ऐसे टेक्निकल प्रकार के होते हैं कि वहां बैठे हुए लोग उन विषयों का जो तकनीकीपन है उसे समझ नहीं पाते। हमने आपसे कहा जैसे साइबर से संबंधित कानून बनाना है तो कंप्यूटर का ही ज्ञान नहीं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, वहां बैठे लोग पब्लिक लीडर है लेकिन टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो नहीं रखते हैं। तो विधायिका क्या करती है, एक पॉलिसी तय कर देती है कि तब साइबर क्राइम रोकेंगे और शेष विस्तार से कानून बनाने का हक किसी अथॉरिटी को दे देते हैं, और वो अथॉरिटी जब कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत कानून बनाती है तो उस अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए कानून को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन। और इस प्रत्यायोजित विधायन को जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, आदेश, नियम, घोषणा, विनियम। ठीक है, ये नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो लेजिस्लेचर ने बनाया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में प्रत्यायोजित शक्ति के आधार पर केंद्र सरकार ने नियम बनाए, आदेश दिए। ठीक है ना, तो जब भी किसी अधिनियम में किसी अथॉरिटी को प्रत्यायोजित विधायन करने की ताकत, यानी नियम या आदेश देने की ताकत, ठीक है, ये दी जाती है, तो विधायिका स्वयं उस पर कुछ प्रतिबंध लगा देती है, जिसे प्रशासनिक विधि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर स्थापित संसदीय नियंत्रण का नाम दिया जाता है। आपसे एलएलबी में खूब सवाल होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर कौन कौन से नियंत्रण होते हैं, तो आप लिखते हैं जुडिशियल कंट्रोल होता है और पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। लिखते हैं, नहीं लिखते, आपको याद है नहीं याद है मैं नहीं मालूम, लेकिन यही है। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे होता है, जैसे सीआरपीसी में लिखा है, हमें तो वही याद है, पुरानी 475 है या 476, उसमें लिखा है इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब नियम कैसे बनाओगे, इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए। अगर आपके द्वारा बनाए गए नियम से इस संहिता के उपबंधों के प्रभाव को नुकसान पहुंचता है, अर्थात वे अप्रभावी हो जाते हैं, तो वो नियम आपके द्वारा बनाया गया समुचित नियम नहीं है, उसकी कोई ताकत आपको नहीं दी गई। ठीक है ना, आप ये नियम बनाओ कि संबंध
इसकी सर्विस व्हाट्सएप पे भी की जाएगी, ईमेल से भी की जाएगी, ठीक है। इस संहिता के नियम अधिनियम जो उपबंध है उन्हें प्रभावी बनाने का यह उपाय है, ठीक है। और अगर आप ये बनाओ कि सम्मन की सर्विस सुबह 4 बजे ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, ठीक है, तो ये नियम अप्रभावी नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी कोई ताकत तुम्हें नहीं मिली, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, ठीक है ना। यानी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में से केंद्र सरकार भी अगर कोई नियम ऐसा बना रही है, ठीक है, जिसे बनाने की उसे ताकत ही नहीं है, ठीक है, जिसे बनाने की उसे ताकत नहीं है, आप वही तो बनाओगे जो आपको ताकत है। अब वो कैसे बना लोगे जो आपको ताकत ही नहीं है, ठीक है। या जो अधिनियम जिसके अंतर्गत आपने नियम बनाए, ठीक है, वो अधिनियम ही असंवैधानिक है, ठीक है। तो वो जो अधिनियम ही असंवैधानिक है, तो वो अधिनियम कभी बना नहीं, ये माना जाएगा। तो उसके अंतर्गत बनाए गए नियम कब बने? वो भी नहीं बने, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कहा, ये ठीक है, 14, 21, 22 इसका प्रवर्तन स्थगित है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल तो स्थगित नहीं है, ठीक है। प्रशासनिक विधि के सिद्धांत तो स्थगित नहीं है। प्रशासनिक विधि यह कहती है कि एग्जीक्यूटिव जब भी काम करेगी कानून के मुताबिक करेगी, और कानून कैसे बनेगा? विधायिका के द्वारा निश्चित प्रक्रिया से। और कानून के 2 रूप होते हैं, एक कानून यानी लेजिस्लेशन, दूसरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कैसे होगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैसे होगा, ये दोनों बातें भली भांति स्थापित हैं। वॉट एवर यू हैव बीन मेड एज ए लॉ, इफ दैट इज नॉट द लॉ, ठीक, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है, देन इट विल बी सेड देयर इज नो लॉ, ठीक है ना, देयर इज नो लॉ। एंड इफ देयर इज नो लॉ देन यू कैन नॉट, ठीक है, डिटेन टू एनीबडी, क्योंकि कानून के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। वो कानून 14, 21, 22 का विरोध करता है, ठीक है, तो उस कानून को इस समय 14, 21, 22 के विरोध के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं कराया जा सकता, यह बात ठीक है। लेकिन कानून होना तो चाहिए, वो संवैधानिक है असंवैधानिक है, ये तो बात की बात है, क्योंकि संवैधानिक या असंवैधानिक कानून के तत्व से संबंधित बात है। पहले कानून बनने की प्रक्रिया, इसे तो फॉलो करिए आप भाई, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे तो फॉलो करो, फिर वो जो बनकर आएगा वो तत्व में संविधान का विरोध करता है या नहीं करता, ये तो आगे की बात हुई, ठीक है ना। कानून की अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी 2 कारणों से पैदा होती है, एक तात्विक यानी संविधान का विरोध कर रहा है तत्व में, दूसरा जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसी को फॉलो नहीं किया गया। इन दोनों कारणों से वो अल्ट्रा वायरस या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो अगर आपने जो नियम बनाए वे प्रत्यायोजित विधायन के संबंध में जो सिद्धांत हैं उन्हीं का उल्लंघन करके बनाए हैं, ठीक है, यानी जो शक्ति आपको प्राप्त ही नहीं थी वो आपने नियम बनाकर रख दिया, ठीक है, तब तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आधार पर आपका नियम ही चला गया, ठीक है ना। जिस नियम में आपने डिटेन किया वो नियम ही आप बना नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि आपको उसको बनाने की ताकत नहीं थी, या आपने जिस अधिनियम में बनाया वो स्वयं अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तब तो यह माना जाएगा कि नियम है ही नहीं, ठीक है, नियम है ही नहीं। और जब नियम है ही नहीं तब तो यह माना जाएगा कि इलीगली आपने डिटेन किया, तो 491 में हम रिट जारी करेंगे, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। हम रिट क्यों, हम आदेश देंगे कि आप स्वतंत्र करिए, ठीक है। तो कोर्ट ने, अच्छा मसला तो 491 में पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि 491 क्यों, फिर तो हम रिट आदेश निर्देश कुछ भी देंगे, क्योंकि 226 में तो हमें ताकत है कि फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो कोर्ट ने एक फाइन जुडिशियल क्रिएटिविटी का उदाहरण सामने रखा, और
यहां यह भी कह देना जरूरी है, वरना आप लोग फिर बेवकूफी की बात करना शुरू कर देते हैं। जजों ने यह तर्क नहीं रखा था, ये तर्क वकीलों के थे जिन्हें जजों से मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। नहीं तो आप फिर मानना शुरू करते कोर्ट बड़ा वकील छोटे। आपकी तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बड़ा और छोटा, बस ये घुसा है दिमाग में, ठीक है। फाइन उदाहरण है ये। उन्होंने कहा कि ठीक 359 में हम नहीं आएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स कि कानून होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। अगर कानून जो आप हमें डिटेन कर रहे हो जहां वही अल्ट्रा वायरस है, तो कैसे, तब कैसे कर लोगे, ठीक है। और अगर आपने किया तो फिर तो 226 की ताकत हमें मिल रही, क्योंकि वो तो फॉर एनी अदर पर्पज हमें अवेलेबल है, और जो फॉर एनी अदर हमें पर्पज हमें अवेलेबल है तो हम तो करेंगे, ठीक है। और आपका ये सारा कुछ हम अपने समुचित आदेश निर्देश या रिट, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, उनके माध्यमों से हम ये कोशिश कर देंगे। अच्छा, एक चीज आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगर पढ़ा होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी रिट्स पढ़ी जाती हैं और आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस विषय पर कानून है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यह बताता है कि सरकार को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। क्योंकि आज ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व में, क्योंकि सभी देशों ने सोशल वेलफेयर ये राज व्यवस्था अपनाई है, और इस राज व्यवस्था में सरकार, इसके दायित्व बहुत बढ़ जाते हैं। जब सरकार के दायित्व बहुत बढ़ेंगे तो उसके अनुपात में आपको सरकार को ताकत देनी पड़ेगी, और जब आप सरकार को ताकत उस अनुपात में देंगे तो सरकार की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और जब सरकार की ताकत बहुत बढ़ जाएगी तो उस पर नियंत्रण की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन उपायों को खोजता है जिनके माध्यम से सरकार को नियंत्रण में लाया जाए। तो वहां यह भी पढ़ा जाता है कि रिट्स, इनका उपयोग सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए किस तरह हो सकता है। तो यहां वही कहा उन्होंने कि फिर हम मैंडेमस जारी करेंगे, हम हैबियस कॉर्पस जारी नहीं करेंगे, हम मैंडेमस जारी करेंगे। क्योंकि मैंडेमस तब जारी होती जब लोक सेवक अपने कार्य को या तो नहीं करता या फिर ठीक से नहीं करता। आपने कोई कानून नहीं हो फिर भी दूसरे को डिटेन कर रखा, तो हम हैबियस कॉर्पस में मैंडेमस जारी करेंगे और स्वतंत्र करा देंगे। एक बात, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स के आधार पर चुनौती मिल सकेगी, ये मक्खन सिंह का डिसीजन आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन कहां से आ रहा है? उच्चतम न्यायालय से, ठीक है। और पहुंचे कहां है? हाई कोर्ट, ठीक है। तो वो तो हाई कोर्ट ने ठीक डिसाइड नहीं किया, फिर उसके, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो वही कह दिया था कुछ नहीं, आप तो 14, 21, 22 का ही परिवर्तन मांग रहे हैं, ठीक है ना, ये कह दिया था और रिट खारिज कर दी। फिर उसका अपील हुई एसएलपी, ठीक है, क्योंकि भाई आप अपील सुप्रीम कोर्ट तो अब हम जा सकते हैं, हाई कोर्ट ने हमारा निरस्त कर दिया, ठीक है। हम 32 में कहां आ रहे हैं, हम तो 136 में आ रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मसला, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स के आधार पर चुनौती मिल सकेगी, और प्रथम बार ये चुनौती हाई कोर्ट में मिलेगी, फिर मेरे पास भी आ सकती है, ठीक है, अपील के माध्यम से, ठीक है, या सीधे, ठीक है। हम लेकिन सीधे तो नहीं आ पाए क्योंकि अपीलेट जुडिक्शन, वहीं जाना पड़ेगा, प्रथम बार वहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और कि अगर ठीक कानून भी विधि सम्मत, यानी कानून संवैधानिक है जिसके अंतर्गत आपने नियम बनाया, ठीक है, और नियम भी संवैधानिक, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस नियम का इनसे कोई मतलब नहीं। अरे भाई आईपीसी भी ठीक कि जो कोई चोरी करेगा जेल जाएगा, लेकिन हमने चोरी की ही नहीं तो हम जेल क्यों जाएंगे? भाई आईपीसी भी ठीक और चोरी के संबंध में जो कानून है वो भी ठीक, लेकिन वो कानून मेरे संबंध में थोड़ी लागू होता है, ठीक है ना, मेरे संबंध में कहां लागू हो रहा, और फिर भी आपने लागू कर दिया जबरदस्ती। क्यों आप हमसे चिढ़ते हैं? यानी मैलाफाइड, दुराशय, ठीक है, यह भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने का आधार होगा,
ठीक है। हालांकि इसे साबित करना बड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड तो है ही नहीं, ठीक है। ग्राउंड की सप्लाई तो रोक रखी है, ठीक है, 31B में। बहुत मुश्किल होगा इस दुराशय को साबित कर पाना, लेकिन कम से कम पैर रखने की जगह तो मिल रही है, ठीक है। आगे और देखा जाएगा, कम से कम पैर रखने की जगह तो मिल रही है। एक बात सैद्धांतिक रूप से स्वीकार तो हो रही है, इतना महत्व का है। तो कहा कि अगर मैलाफाइडली किसी को डिटेन किया है आपने, तो भी प्रशासनिक विधि के सिद्धांत ये कहते हैं कि सरकार अगर मैलाफाइड एक्ट करती है, यानी कार्यपालिकी कृत्य है और वो मैलाफाइडली किया गया है, तो चैलेंज होगा, ठीक है। ये भी ग्राउंड है। तीसरी बात, आपने मैलाफाइडली भी नहीं किया, आप बोनाफाइड हैं, आपने हमें डिटेन किया, एक्ट भी ठीक, नियम भी ठीक, सब ठीक। आप मैलाफाइडली एक्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लापरवाही से काम कर रहे थे। आपने देखा ही नहीं, देखते तो जान जाते हैं कि ये जो विधि है ये मेरे मामले में लागू नहीं हो रही, यानी एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये है ही नहीं। आपने इररिलेवेंट कंसिडरेशंस, असंगत बातों को ख्याल में ले लिया, ठीक है। यह भी दूसरी बात हो गई, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, असंगत आधारों को आधार साथ में ले लिया, या एप्लीकेशन ऑफ माइंड है लेकिन तुम मूर्ख हो, आधार को जिस प्रकार से समझा जाना चाहिए था वो समझा ही नहीं, बड़ी मेहनत से पढ़ते रहे, आया कुछ भी नहीं क्योंकि गधे थे, ठीक है ना। यह भी तो संभव है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी है लेकिन ठीक से समझ ही नहीं पाए, ठीक है। तो भी यानी असंगत आधारों पर यदि किसी को डिटेन किया है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, दुराशय है, मैलाफाइड है, या स्वयं अधिनियम या अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही यही असंवैधानिक है, तो यह माना जाएगा कि आपने बिना किसी कारण व्यक्ति को डिटेंशन में रखा है, ठीक है, बिना किसी कारण के। यह नहीं माना जा सकता कि आपने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और आदेश के अंतर्गत इस व्यक्ति को डिटेंशन में रखा, ही माना नहीं जा सकता। अगर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ही असंवैधानिक है, या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम ही असंवैधानिक है, या सब कुछ संवैधानिक है लेकिन आपने दुराशय से काम किया है, या दुराशय से नहीं किया, आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं किया, या आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया लेकिन बात को समझ ही नहीं पाए, यानी असंगत आधारों पर काम किया है, इनमें से एक बात भी हम पालेंगे, तो मक्खन सिंह ने यह कहा कि आपके इस तथ्य के रहते हुए भी कि 359 में प्रवर्तन रोका गया, क्योंकि प्रवर्तन के लिए आ ही नहीं रहे, 14, 21, 22 के प्रवर्तन के लिए तो आ ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये अधिनियम ही नहीं है, या अधिनियम है लेकिन मेरे मामले में लागू नहीं होता, ठीक है, और बिना किसी विचार के आपने हमें बंद कर दिया। और चूंकि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमें 14, 21, 22 ने दिया नहीं, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, आपको हक है, उसकी अधिकृत घोषणा 14, 21, 22 में हुई, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि 14, 21, 22 नहीं होंगे तो हमसे स्वतंत्रता नहीं होगी, वो है, ठीक है। और आप अगर सीमित करना चाहते हैं तो कानून लाइए, ठीक है, और कानून से ही सीमित कर सकते हैं। ये 21 कहता और 21 सस्पेंड हो गया, ठीक है, ठीक, लेकिन 21 सस्पेंड हो गया मतलब उसका प्रवर्तन स्थगित हो गया, लेकिन 21 है तो प्रवर्तन स्थगित है। और आप ये कहते हैं कि हमने कानून बनाकर ही इनकी स्वतंत्रता का, तो कानून दिखाओ ना कहां है, और अगर है तो ठीक है, उसका पालन होना चाहिए। इनके मामले में अगर पालन ही नहीं हुआ तो कैसे मान लें। तो मक्खन सिंह में ये बात इस्टेब्लिश होकर आ गई
कि ठीक अगर 359 में प्रवर्तन को भी स्थगित कर दिया, ठीक है, प्रवर्तन को भी स्थगित किया, तो भी प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर, यानी प्रत्यायोजित विधान को विसंगत होना चाहिए, अधिनियम को विसंगत मीनिंग दे रहे भाई उसे असंवैधानिक अल्ट्रावायरस नहीं होना चाहिए, या दुराशय, या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और या फिर आपका मेलाफाइड, ठीक है ना, इन सब या जो असंगत आधार है, ठीक है, उन सारे उनको अगर आपने विचार में ले लिया है, इन सब बातों के आधार पर चुनौती मिल सकेगी, और अगर आपने सफलतापूर्वक दी तो क्या होगा कि इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्वैश भी किया जा सकता है, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण बात कही मक्खन सिंह में कि 14, 21, 22 इसका प्रवर्तन स्थगित है, ये बने हुए हैं, ठीक है ना, ये है प्रवर्तन स्थगित है, ठीक है, प्रवर्तन स्थगित है सिर्फ इसलिए आप कानून से ही किसी की, ठीक है, कानून की प्रक्रिया से ही, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, ये सब बात ठीक है कि स्वतंत्रता हमें जन्म से मिली, लेकिन भारत के संविधान में 21 ने गारंटी कर दी, तो आप करेंगे कानून से ही, लेंगे कानून से ही, क्योंकि उसका प्रवर्तन स्थगित है। अगर आप बिना कानून के लिए तो शिकायत नहीं कर सकते 359 के आदेश के कारण, ठीक है, लेकिन वो बना हुआ तो है, और अगर कानूनी नहीं है और शिकायत करने का कोई अल्टरनेट तरीका हमें मिल गया जो 359 के आदेश के बावजूद हमें उपलब्ध है, अर्थात 32 के स्थगित होने के बावजूद हमें उपलब्ध है, तो हम शिकायत कैसे नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना, और 21 के वायलेशन के आधार पर हम क्यों नहीं शून्य घोषित करेंगे। शिकायत करने का तरीका ही तो रोका है आपने, और तो कुछ नहीं रोका। 14, 21, 22 बने हुए तो आज भी हैं। इट इज द कंक्लूजन ऑफ मक्खन सिंह, ठीक है, और वहां तक पहुंचने का रास्ता हमें 226 मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के वायलेशन के प्रिंसिपल्स के आधार पर जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर रहा है, और 21 उपलब्ध तो है ही, ठीक है। और मजेदार बात कही मक्खन सिंह ने कि आप अगर आगे कोई ऐसा कानून भी बनाएंगे, ऐसा कोई कानून भी बना देंगे कि साहब जो है आपातकाल में हमने जो कुछ किया वो आपातकाल समाप्त होने के बाद भी उसकी शिकायत नहीं की जा सकेगी, तो अनुच्छेद 34 में तो ऐसा लिखा है, 359 में कहीं ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर आप जो कल हमने कहा था आपसे, तो ये कानून भी नहीं बन सकता, और अगर आपने बनाया तो हम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी चेक करेंगे, देखेंगे कि वो आप बना भी सकते हो या नहीं, क्योंकि 34 में तो स्पेसिफिकली घोषित है कि मार्शल लॉ सिचुएशन हो तो जो कुछ किया गया उसे विधि संगत बनाने के लिए आप बाद में कानून बना सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अगर मक्खन सिंह जैसे लोग नहीं भी आए हमारे पास, नहीं भी आए ड्यूरिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो भी जिस दिन प्रिवेंटिव आपात हटेगा और फिर कहीं वो आ गए हमारे पास, ठीक है ना, तो भी हो सकता है हम समुचित आदेश करें। क्यों? क्योंकि आपने 14, 21, 22 के प्रवर्तन को स्थगित किया था, 14, 21, 22 वहां थे उस समय, ठीक है ना, आपात की दशा में भी, और 14, 21, 22 थे, तो आपको पालन करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो भले ही किसी ने उस समय शिकायत नहीं की लेकिन बाद में की, तो भी हम आपसे निपटेंगे, आपसे निपटेंगे। भाषा ये नहीं थी, ये कहा कि तब भी हम इस मामले को सुन सकेंगे और निर्णित कर सकेंगे, ये कहा। तो अब मक्खन सिंह और कहा मक्खन सिंह ने कि ठीक, पहली चीज, आप पहली बार जब किसी को बंद कर रहे हो, किसी को, तो आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, मान लिया हमने, लेकिन जब दोबारा उसके डिटेंशन को बढ़ा रहे हो, ये भी कहा था ना 31B में था कि मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी व्यक्ति को बंद रखने की, लेकिन हर 6 महीने पर गवर्नमेंट रिव्यू करेगी उसके मामले को, गवर्नमेंट ही करेगी, एडवाइजरी बोर्ड नहीं। और अगर वो ये पाते हैं कि अब आगे बढ़ाने लायक नहीं है तो वो रिवोक कर सकेंगे, ठीक है, हर 6 महीने पर रिव्यू करेंगे, हर 6 महीने पर। तो कोर्ट ने कहा कि हर 6 महीने पर आप रिव्यू करेंगे, ठीक।
तो पहली बार जब आपने बंद किया, कोई बात नहीं, कर दिया आपने, लेकिन ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था। लेकिन आप रिव्यू करेंगे ना, रिव्यू, तो रिव्यू करना न्यायिक कृत्य है, ठीक है। अब तो आप न्यायिक कृत्य कर रहे हो कि नहीं, अभी भी यह स्थिति विद्यमान है, ठीक है। नाउ यू आर एक्टिंग जुडिशियली। और जब न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायिक कृत्य करता है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल या क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी। तो उन्होंने कहा दोबारा जब आप करेंगे तो ये क्वेसी जुडिशियल एक्ट होगा, और जब क्वेसी जुडिशियल एक्ट होगा तो ट्रिब्यूनल्स किस ढंग से काम करेंगे ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में लिखा है। वहां लिखा है कि ट्रिब्यूनल्स नेचुरल लॉ का, ठीक है, हमने आपको कई बार बताया कि नेचुरल लॉ प्रक्रिया का भाग है, और जहां प्रक्रिया नहीं दी गई होती है वहां नेचुरल लॉ के आधार पर काम करते हैं। क्योंकि न्यायालयों की प्रक्रिया सीआरपीसी और सीपीसी के रूप में दी गई है, इसलिए वहां नेचुरल लॉ नहीं चलता, ठीक है ना। लेकिन ट्रिब्यूनल्स जब फंक्शन करती है तो ट्रिब्यूनल्स जिस एक्ट में गठित होती है या तो उस एक्ट में उनकी प्रक्रिया बताई जाती है, और नहीं बताई जाती तो नेचुरल लॉ काम करता है, उन्हें नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है। तो कोर्ट ने कहा कि अगला जो आपका रिव्यू ऑर्डर होगा वो क्वेसी जुडिशियल होगा, और जो क्वेसी जुडिशियल होगा तो आप लिखित में बताएंगे कि क्यों आप इसके डिटेंशन को 6 महीने से अधिक बढ़ा रहे हो। क्या बात है, अब 6 महीने तो ये जेल में ही है, ठीक है, अब तो इसने कुछ नहीं किया, अब तो ये जेल में ही है, अब आप क्यों बढ़ा रहे हो ये आप बताओगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि चूंकि आप क्वेसी जुडिशियल एक्ट आप कर रहे हो तो उसकी जो मान्यताएं और सीमाएं हैं उन्हीं के मुताबिक करोगे, और उनके मुताबिक आपको ग्राउंड्स देने पड़ेंगे। क्योंकि जो नेचुरल लॉ है उसका नियम क्या है? 3, अथॉरिटी मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है, इसलिए आप लिखित आदेश करेंगे ताकि पता लगे कि तुम फ्री फ्रॉम बायस थे। दूसरा क्या है? अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, और अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड का मतलब क्या हुआ? सुनवाई का अधिकार आप उसे देंगे, और सुनवाई का अधिकार जब ग्राउंड ही नहीं होंगे उसके पास तो सुनवाई का क्या खाक होगी? तो अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड आप देंगे। और तीसरा होगा रीजन्ड डिसीजन, इसलिए आप लिखकर बताएंगे कि क्यों आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस ढंग से पहली बार में न सही, लेकिन दूसरी बार में 31B के प्रभाव को भी उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। और मक्खन सिंह ने कहा कि नहीं, ये जो ऑर्डर्स किए जाएंगे जिनके आधार पर 359 में प्रवर्तन स्थगित किया जाएगा, तो अव्वल तो प्रवर्तन सिर्फ स्थगित होगा, बाकी कुछ भी स्थगित नहीं होगा, ठीक है। और पहली बारी 358 359 में अंतर करके उन्होंने ये बताया कि 358 में और 59 में अंतर यह कि वहां 19 पूरी तरह सस्पेंड हो जाता है, यहां सिर्फ प्रवर्तन स्थगित होता है, बने रहते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश होता भी है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, और किन आधारों पर होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों पर होगा। जब ये रुख आ गया कोर्ट का तो 2 काम किए गए श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। एक 38वां संविधान संशोधन जिसकी चर्चा हमने कल की कि 1A जोड़ा, और फिर 1975 में जब आपातकाल लागू किया तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की बात ही खत्म कर दी, कहा 14, 21, 22 स्थगित किया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है, मुक्ति की बात आई थी, इसे काउंटर करने के लिए भी कुछ संशोधन किए गए। किसमें? प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून में। और उन्होंने जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून का उपयोग किया था वो था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इनकी बिटिया जिसका उपयोग करेंगी वो होगा मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके साथ आपातकाल की यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए जिसे निरस्त कर दिया गया आपातकाल के बाद, आज नहीं है मीसा। लेकिन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसका उपयोग हुआ था। हालांकि डीआईआर यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो उनके पिताजी ने उपयोग किए थे वो भी उपयोग हुए, लेकिन डीआईआर के अंतर्गत ज्यादा गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। मीसा में जो गिरफ्तारियां हुई थी वो बहुत आपत्तिजनक थी। तो मीसा क्या थी और क्या हुआ 1975 में, कल उसकी बात करेंगे। देखिए